कासल रॉक के छोटे से कस्बे के शेरिफ एलन पैंगबॉर्न अब भी अकेले ही खोए हुए बच्चे हेनरी डीवर की तलाश में लगा हुआ है। पुलिस वाले ने शहर के बाहर जंगल में उस जगह का जायजा लिया जहां बच्चे को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन वहां हेनरी के कोई निशान नहीं मिले। थोड़ी देर आराम करते हुए शेरिफ ने खाली जमी हुई झील को देखा। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई और जैसे ही वो खत्म हुई, हेनरी डीवर जीवित और ठीक ठाक झील के बीचों बीच नजर आया। अब 27 साल बीत चुके हैं। कासल रॉक अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहा है। डेल, प्रसिद्ध शॉशैंक जेल के वार्डन लेसी, अपने 30 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले हैं। आखिरी दिन बूढ़ा आदमी अपनी अंधी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता है, उसे अलविदा कहता है और निकल जाता है, लेकिन लेसी जेल नहीं पहुंचता। इसके बजाय वो एक जंगल के किनारे झील तक गाड़ी चलाता है, रस्सी का एक छोर अपनी गर्दन में बांधता है और दूसरा पेड़ से जोड़ देता है। बिना किसी हिचक के वो गैस पेडल दबाता है और कार समेत वो खाई में गिर जाता है। टेरेसा पोर्टर डिप्टी वार्डन लेसी की जगह लेती है। शॉशैंक पहुंचकर वो अपने नए कार्यस्थल से खुद को परिचित कर लेती है और जेल का इतिहास जानती है। इससे पहले कि सभी वार्डन अजीब मौतें मारे हैं और कोई भी बुजुर्ग नहीं हुआ, लेकिन टेरेसा को कुछ और ही चिंता है। शॉशैंक काफी लंबे समय से भीड़ से भरा हुआ है और कैदियों को यहां तक कि जिम में भी रखा जा रहा है। ऑफिसर जेलेस्की टेरेसा पोर्टा को ब्लॉक एफएस के बारे में बताते हैं। ये ब्लॉक 87 की आग के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर इसे साफ सुथरा कर दिया जाए तो यहाँ कई दर्जन कैदियों को रखा जा सकता है। अपनी पहल के तहत जेलेस्की को इसका जिम्मा सौंपा गया है। सबसे पहले जो भी उस खाली पड़े ब्लॉक में जाता है वो उसकी हालत देखता है और बिस्तरों की गिनती करता है। चौकीदार जंग लगे ताले को काटता है और उस हिस्से की जांच करता है जो आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 30 साल से बंद पड़ा है। लेकिन अचानक अधिकारी को ताज़ा पुरुषों के बूट के निशान धूल की मोटी परत पर दिख जाते हैं। जेलेस्की उन निशानों का पीछा करता है जो उसे एक लोहे के दरवाजे तक ले जाते हैं जो एक मेंटेनेंस सेक्शन का है। निशान अधिकारी को एक हैच तक ले जाते हैं। मुश्किल से वो पुराने बोल्ट खोलता है और अंदर झांकता है, तभी जेएफ का वॉलेट गिर जाता है। उसकी जेब में था और उसे कुएं के नीचे जाकर उसे निकालना था। पहरेदार को वहाँ एक कुर्सी, एक किताब और सिगरेट के तंबाकू के डिब्बे मिले। ये सब बहुत संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जैसी के पास इसे सोचने का वक्त नहीं था। अंधेरे कोने में एक आदमी जो पिंजरे में बंद था उसे और डरे हुए पहरेदार को घूर रहा था। पहरेदार जल्दी से कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शैन में एक इमरजेंसी जांच शुरू होती है, लेकिन सभी कैदी मौजूद पाए जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि बिना रजिस्ट्रेशन वाला कैदी जेल में कैसे पहुंच गया। उस तहखाने का लड़का है। पकड़े गए बंदी को पूछताछ के कमरे में लाया गया, लेकिन वो अधिकारी के सवालों का जवाब नहीं देता और आसपास के किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं करता। जेलेस्की उस बंदी को शावर तक ले जाता है और फिर सबूत इकट्ठा करने के लिए तहखाने में वापस चला जाता है। मुख्य सबूत सिगरेट के टुकड़ों का डिब्बा होता है, जिसे टेरेसा पोर्टा के ऑफिस भेजा जाता है। जब वो इसे अपने पूर्ववर्ती के सिगरेट के टुकड़ों से मिलाती है तो उसे पता चलता है कि लड़के को वहीं लेसी ने बंदी बनाया था। बंदी के बारे में किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड या डेल लेसी के पास कोई जानकारी नहीं मिलती। व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स में उसके बारे में कोई फिंगरप्रिंट या लापता लोगों का डेटा नहीं है। टेरेसा पोर्टर इस बात को लेकर चिंतित है कि ये घटना शॉशैंक जेल की छवि खराब कर सकती है और उसका करियर बर्बाद कर सकती है। वो सभी को कहती है कि फिलहाल इस भयानक खोज के बारे में चुप रहें ताकि अनचाहे ध्यान से बचा जा सके। ये स्थिति एलेस्की को डराती है। उसे अच्छे से पता है कि जेल में भयानक घटनाएं होती रहती हैं और उसे शक है कि उस लड़के को बस खत्म कर दिया जा सकता है। टेरेसा खुद उस रहस्यमयी कैदी से पूछताछ करती है और पहली बार काफी देर तक वो बोलता रहता है। लड़का बस नाम बताता है, हेनरी ड्वेर, लेकिन वहां के गार्ड्स को पक्का पता होता है कि ये कैदी का असली नाम नहीं है। ये नाम एक बिल्कुल अलग शख्स का था जो कभी कासल रॉक में रहता था। इसी बीच शिकागो में हेनरी ड्वेर कोर्ट के सामने खड़ा होता है। एक औरत का बचाव करता है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। कासल रॉक छोड़ने के बाद वो एक कामयाब वकील बन गया था जो ऐसे मामलों में माहिर था। इस मुकदमे में वकील हार जाता है और वो अपनी मुवक्किल से आखिरी बार मिलने जाता है। उसकी आखिरी बातें सुनते हुए हेनरी उस दिन को याद करता है। शेरिफ एलन पैंगबॉर्न ने उसे ढूंढ निकाला था, उससे पहले की सारी बातें हेनरी की याददाश्त से मिट चुकी थीं। टेरेसा हेनरी डीवर की फाइल पढ़ती है और अपने फैसले पर कायम रहती है कि वकील को इस उलझे हुए मामले में शामिल नहीं करना है। उसकी डिप्टी भी इस फैसले का समर्थन करती है और सुझाव देती है कि रहस्यमयी कैदी को एक खतरनाक अपराधी के साथ रखा जाए ताकि मामला जल्दी से निपट जाए। ऑफिसर जेलेस्की नेताओं की बातचीत सुनता है, फिर अनजान होकर हेनरी डीवर को फोन करता है और उसे उस लड़के के बारे में बताता है जो पिंजरे में बंद है और जो उसका नाम बोलता है। जेलेस्की हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं आया तो कैदी का नसीब जल्द ही खराब होगा। कुछ दिन बाद हेनरी कासल रॉक पहुंचता है। इतनी लंबी गैर मौजूदगी के बावजूद लोग उसे सड़कों पर पहचान लेते हैं और अभी भी उसे उसके पिता की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। जाना पहचाना इलाका हेनरी की उस दिन की यादें ताज़ा कर देता है जब शेरिफ एलन पैंगबॉर्न उसे झील पर मिला था। उस दिन से पहले की सारी बातें हेनरी के लिए धुंधली हैं, जिसमें उसकी गुमशुदगी के दौरान वो कहाँ था ये भी शामिल है। हेनरी की दत्तक माँ रूथ अपनी बीमारी की वजह से उसे तुरंत नहीं पहचान पाती, याददाश्त कमजोर है, लेकिन उसकी नई बॉयफ्रेंड शेरिफ एलन तुरंत जान लेते हैं कि उसके सामने कौन है। उस पूरे वक्त बच्चा, वो रहस्यमयी कैदी, अपनी सेल में अकेला बैठा रहता है। पास में चूहा देखकर वो अपनी मानसिक शक्ति से चूहे जाल के पास आने पर मजबूर करता है। हेनरी सीधे जेल पहुंचता है। टेरेसा उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तहखाने में कोई लड़का नहीं मिला। वो वकील को भरोसा दिलाती है कि फोन कॉल किसी की खराब शरारत थी और वो आराम से शिकागो वापस जा सकता है, लेकिन हेनरी जानता है कि ये सब झूठ है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। वो जी से नजरें मिलाता है
दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। रात हो जाती है। ऑफिसर जी मॉनिटर के सामने अपनी जगह लेता है। अचानक उसे पता चलता है कि नए कैदी की सेल खाली है और वो किसी भी दूसरे कैमरे में नजर नहीं आ रहा। बच्चा एक सेकंड बाद फिर दिखाई देता है, लेकिन अब कॉरिडोर के कैमरों में। वो सीधे कैमरे के लेंस में देखता है गार्ड की तरफ, और कैदी के पीछे जी अपने साथियों के शव देखता है। जी अलार्म बजाता है और अपराधी को रोकने के लिए ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन कॉरिडोर में पता चलता है कि सारे गार्ड के साथी जिंदा है। मॉनिटर पर जो सीन दिख रहा था वो बस एक विजन था और बच्चा कभी अपनी सेल से बाहर नहीं निकला। पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शुरू से ही कासल रॉक एक अजीब शहर था और हमेशा ऐसी घटनाएं होती थीं जो वहां के लोगों को सिहरन पैदा कर देती थीं। आखिरकार शहर में ऐसा कोई घर नहीं बचा था जहां कोई डरावनी घटना न हुई हो। हैरी डेबर अजीब मामले की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए पुराने जेल के घर जाता है। वार्डन ने अंधी औरत को अपना नाम नहीं बताया और वो खुशी खुशी वकील की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसे अपने पति के ऑफिस में ले गई, लेकिन जैसे ही उसके पड़ोसिन ने फोन पर बताया कि कौन उसके घर आया था, विधवा ने हेनरी से कहा कि वो चले जाए और अपनी मौजूदगी से उसे अपमानित न करे। जी चुप्पी साधे बच्चे से बिना छुए खाने का ट्रे लेने आती है। ऑफिसर ये जानने की कोशिश करता है कि उसे वो विजन क्यों आया, लेकिन बच्चा चुप्पी ही बनाए रखता है। डेल लेसी के रहस्यमयी कैदी की खबर शेरिफ तक पहुंचती है, जो पता लगाने निकलता है। टेरेसा एक बान में है और उससे एक अजीब घटना के बारे में बताती है जो 30 साल पहले हुई थी। तब उसकी नाइट शिफ्ट के दौरान उसने डेल लेसी की कार रोकी थी और वार्डन ने बताया कि उसने खुद शैतान को पकड़ लिया था। लेसी ने शैतान को पिंजरे में बंद कर दिया था और उसी वक्त से कासल रॉक में भयानक घटनाएं बंद हो गई थीं। लेकिन अगर टेरेसा उस लड़के को आजाद कर देती है तो शहर फिर से अंधेरे में डूब जाएगा। शेरिफ से बात करने के बाद टेरेसा और उसका डिप्टी कुएं के अंदर उतरते हैं। वो समझने की कोशिश करती है कि वो दयालु क्यों है और आदरणीय लेसी ने उस छोटे लड़के को कैद में रखा था और अब उसे ये समस्या कैसे सुलझानी है। तभी टेरेसा का डिप्टी बच्चे को लेने आता है। वे उसे सबसे खतरनाक कैदी के साथ एक सेल में रख देते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो अपराधी जेल से उस नापसंद मेहमान को दूर कर देगा। शुरू में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है। कैदी चुप रहने वाले पड़ोसी से परेशान होता है और लड़ाई शुरू करने की वजह ढूंढता है, लेकिन बच्चा उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो बस उस बड़े आदमी से कहता है कि उसे छुए नहीं और भरोसा दिलाता है कि ये दोनों के लिए बेहतर होगा। हेनरी शाम गुजारता है। एक बार में जेड का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है और वकील चुपके से अफसर को एक नोट देता है जिसमें कहता है कि उस रात कॉल करना। लोग मिल पाते हैं और जी वकील को बताता है कि उसे पिछले 2 दिन से कैदियों का कोई पता नहीं चल रहा। हेनरी गुस्से में आ जाता है और जिला अटॉर्नी को शामिल करने का वादा करता है, लेकिन गार्ड गवाह बनने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी का डर है। ये बात हेनरी को डराती है और वो शक करने लगता है कि शायद लड़के ने कैदी की कहानी खुद ही बना ली हो। खुद हेनरी किसी तरह शौशांगों में घुसने का रास्ता निकाल लेता है। वो चर्च मिशन का बहाना बनाकर बाइबल पढ़ने वाला बनकर आता है। ठीक उसी वक्त जब ग्रुप वहां पहुंचता है, गार्ड्स को एक खतरनाक कैदी का शव मिलता है जिस पर कोई चोट के निशान नहीं होते। मेडिकल जांचकर्ता जेल के वार्डन को बताता है कि आदमी की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है, लेकिन वार्डन इस बात से हैरान है कि उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। इतनी गंभीर हालत में वो आदमी बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। हेनरी के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे इसे मुलाकात को स्वीकार करना पड़ता है। जेल में फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सेस्की वकील को ये साबित करने में कामयाब हो गया कि द प्रिजनर की कहानी सच है। उसने बच्चे को बाहर कुछ सेकंड के लिए छोड़ा। हेनरी ने कैदी को कुछ हिदायतें दी और उसकी एक फोटो खींची जिससे उसे खाने के वक्त कैदी से मिलने की अनुमति मिल गई। खाने के दौरान बच्चा जेल के नियम तोड़ता है। वो खड़ा होकर दूसरी तरफ की दीवार की ओर चलने लगता है। सेस्की आगे बढ़ा और कैदी को काबू करके उसकी सीट पर वापस बैठा दिया। जब कोई और नहीं सुन रहा था तो उसने बच्चे को वकील का एक संदेश दिया। थोड़ा और इंतजार करने को कहा जाता है जब तक हेनरी जेल अधिकारियों से निपटता है। जैसी अपनी अगली गुप्त मुलाकात में हेनरी को बताती है कि क्या हुआ था, वकील पुलिस वाले से कहता है कि वो कैदी के पास जाकर उससे और जानकारी ले। बदले में वो जैसी को लॉ स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करने का वादा करता है। पुलिस से डेल लेसी केस की जानकारी लेने की कोशिश करते हुए हेनरी को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त मॉली को गिरफ्तार किया गया है। वकील उसकी जमानत कराकर लड़की को समय रहते रिहा कराता है ताकि वो अपनी टेलीविजन शो में अपनी मन पढ़ने की क्षमता का इस्तेमाल कर सके। मॉली को पता चल जाता है कि उसकी दोस्त सवारी के दौरान क्या सोच रहा है। उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए वो एक लोकप्रिय शो में शॉशैंक के कैदी के बारे में सच्चाई बताती है, जिससे दर्शक काफ़ी हैरान हो जाते हैं। खुलासे के बाद टेरेसा पोर्टर खुद हेनरी से संपर्क करती है और उसे आने को कहती है। वार्डन वकील को एक पतली फाइल देता है जिसमें उस बच्चे के बारे में स्कैन की गई जानकारी होती है जो उसने जुटाई थी, और एक समझौते का प्रस्ताव देता है। शॉशैंक कैदी को $3 लाख देगा और वह सभी दावे वापस ले लेगा। औपचारिक रूप से इसे गलत गिरफ्तारी कह दिया जाएगा, हेनरी अपने क्लाइंट से कहता है। टेरेसा के ऑफर के बारे में उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो जोर देते हैं कि उन्हें पैसे मना कर देने चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि असली अपहरण था। लेकिन ये सब बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने वकील से हैरान कर देने वाले सवाल किए जो सीधे हेनरी डाइवर के लापता होने और अपने पिता की मौत से जुड़े थे जो 30 साल पहले हुई थी। ज़ेलेस्की अपनी जांच जारी रखता है, लेकिन शाम में उसके लिए तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गार्ड अपने साथियों के व्यवहार और सभी कैदियों के साथ उनके बर्ताव से बेहद नाराज है।
बच्चा भी हैरान है। टेरेसा पॉटर की डिप्टी लड़के को डराने की कोशिश करती है ताकि उसके अतीत के बारे में सच पता चल सके और वो कैसे कैद में आया। लेकिन इस बार कैदी चुप नहीं रहता। वो भगवान के शब्दों पर एक अजीब भाषण देता है जो वार्डन को गहराई से परेशान कर देता है। उस शाम ज़ेस्की हेनरी को एक बार में पाता है, नियमों की परवाह किए बिना। वो लॉयर के पास सबके सामने जाता है और उससे बाहर जाकर बात करने को कहता है। जवान आदमी हेनरी को पिंजरे का एक ड्राइंग देता है और शॉशैंक में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाता है। जेल में जो बखेड़ा हुआ है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। वो गवाही देने और सारी गड़बड़ियों का खुलासा करने के लिए राजी हो जाता है। जेडेफ्की की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो अपने साथियों से बात करना बंद कर देता है और बच्चों से छुपकर मिलने के दौरान वादा करता है कि जल्द ही दोनों इस बदनाम जगह से भाग निकलेंगे। हेनरी को शक होने लगता है कि उसके क्लाइंट का रहस्य किसी न किसी तरह से 30 साल पहले जिले के अभिलेखागार में हुई घटना से जुड़ा है। वकील को वहां उसकी गुमशुदगी के बारे में लेख और नोट्स मिलते हैं, लेकिन तब से कोई और जानकारी सामने नहीं आई और आधिकारिक रिकॉर्ड्स खो गए हैं। जो एक ही चीज़ वो ढूंढ पाता है वो है उस शख्स का पता जो उसके अपहरण में शकी था, लेकिन उसकी संलिप्तता कभी साबित नहीं हुई। हेनरी उस आदमी के जंगल में बने घर जाता है गवाह से मिलने के लिए। बूढ़ा आदमी तुरंत हेनरी को नहीं पहचानता, लेकिन जब हेनरी अपना नाम बताता है तो बूढ़ा आदमी उसे एक फोल्डर देता है जो उसने अभिलेखागार से चुरा रखा था। वो खुश होता है कि लड़का उसके घर आया है और उम्मीद करता है कि हेनरी वो सब याद करेगा जो हुआ था और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। हेनरी एलन से कहता है बुजुर्ग से हुई बातचीत के बारे में, लेकिन शेरिफ ने उससे सच की तलाश बंद करने को कहा। वो मानता है कि अपनी आखिरी सांसों में डोवर सीनियर ने उस शख्स का नाम लिया जिसने उसे चट्टान से धकेला था और वो शख्स खुद हेनरी था। हेनरी को कैसल रॉक वापस आने का अफसोस है और वो ज़ेस्की को बताता है कि वो केस छोड़ रहा है और शिकागो लौट रहा है। ये खबर आखिरकार गार्ड को पागल कर देती है। वो अपनी सर्विस पिस्तौल निकालता है और उन सब साथियों को मार डालता है जो उसे पागल कर रहे थे। उसी वक्त हेनरी टेरेसा के ऑफिस के पास होता है। गार्ड को रोकने की कोशिश करता है और ज़ेस्की कहता है कि वो ईफी की जांच करना चाहता है, लेकिन जेल के वार्डन के आदेश पर पागल गार्ड को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि सच शॉशैंक की दीवारों के बाहर न निकल सके। जाने से पहले हेनरी अपनी मां के घर में एक निगरानी सिस्टम लगाता है ताकि बीमार महिला सुरक्षित रहे। वो एप्लीकेशन एलन के फ़ोन में डाउनलोड करता है और उससे कहता है कि जब वो दूर हो तब वो उस महिला की देखभाल करे। लेकिन हेनरी को अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं क्योंकि उसे बताया जाता है कि उसका क्लाइंट रिहा हो चुका है, लेकिन उसका न कोई घर है और न परिवार। वकील को मजबूर होकर बच्चे से मिलना पड़ता है और ये पता लगाना पड़ता है कि आगे उसके साथ क्या करना है। सबसे पहले वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन टेस्ट कराने के बाद क्लिनिक मरीज को भर्ती करने से इनकार कर देता है क्योंकि कोई गंभीर समस्या पाई नहीं जाती। मॉली अपनी दोस्त की मदद करने को तैयार हो जाती है और बच्चे को अपने स्टूडियो में ठहराने का न्योता देती है जब तक हेनरी सब कुछ ठीक से संभाल नहीं लेता। दोनों ने युवक को अंदर बंद कर दिया और वादा किया कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन असली चिंता उसे लेकर नहीं थी। रात को बच्चा अपने छिपने की जगह से निकलकर इधर उधर घूमने लगता है। रात के टाइम कैसल रॉक में वो एक आम घर की तरफ खिंचा चला जाता है जहां एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी चल रही होती है। जैसे ही वो लड़का उस परिवार के करीब आता है, माहौल बदल जाता है। जश्न एक हादसे में बदल जाता है और घर से बच्चों के गाने की जगह चीखें और रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। अगले दिन जब मॉली की दोस्त जैकी टोरेंस स्टूडियो आती है तो पता चलता है कि बच्चा वापस अपने घर जा चुका है। इस बीच हेनरी और उसका परिवार उस पुल की तरफ जाते हैं जो शेरिफ एलन पैंगबॉन को समर्पित किया जा रहा है। लेकिन उस कार्यक्रम में भी एक और घटना हो जाती है। रूथ अपनी हकीकत से बिल्कुल दूर हो जाती है और सबके सामने बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ती है कि सामने कौन है। जैकी टॉरेंस अपनी नई दोस्त के साथ लगातार बातें करती रहती है, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वो मॉली को फ़ोन करके मदद मांगती है। एक अजीब आदमी छत पर चढ़ गया है और नीचे आने की उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा। मॉली ऊपर चढ़ती है उस लड़के के पास, लेकिन कुछ तो गलत लगता है। उसके दिमाग में जो बातें होनी चाहिए थी उनकी जगह उसे लाखों लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इतिहास में कैसल रॉक में रहे हैं। लड़की तेजी से दौड़ती है। हेनरी ने उसे सब कुछ बताने को कहा, लेकिन वकील सोचता है कि ये सब बकवास है। फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने बच्चे को अंदर आने दिया और उसे रहने के लिए कोई अलग जगह ढूंढने को कहा। हेनरी मेहमानों को अपने पिता के गराज में ले गया और कहा कि फिलहाल वहीं रह सकते हैं, लेकिन युवक का बिहेवियर हेनरी को फिर से डराता है। बच्चा वही धुन पियानो पर बजाता है जो हेनरी के पिता हुआ करते थे। एलन ब्रिज पर वापस आता है। शेरिफ खुद को रूथ के साथ हुई घटना के लिए दोषी मानता है और उसका प्लाक हटाना चाहता है। उसी वक्त उसका फ़ोन जेब में बजता है और बूढ़ा आदमी देखता है कि कोई घर में है। शेरिफ जल्दी से घर की तरफ भागता है और आंगन में उसे रात का आगंतुक दिखता है। वही लड़का है डेल लेसी, जिसे उसने 30 साल पहले अपनी कार में घुमाया था और जिसे उसने शैतान कहा था। लड़का एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ। एलन अपनी बंदूक उठाता है ताकि वो वही काम पूरा कर सके जो पूर्व वार्डन ने शुरू किया था, लेकिन लड़का बूढ़े आदमी से कहता है कि जल्दबाजी मत करो। वो वादा करता है कि वो रूथ को बचाएगा और उसकी समझदारी वापस लाएगा। वहीं हेनरी अपने पिता को संभाल रहा होता है। लड़का इधर उधर तलाश करता है। मृतक के सामानों से भरे सूटकेस में उसने एक पुरानी वीडियो कैमरा और टेप्स पाए जिनमें डुअर सीनियर के अपने बेटे के साथ चलने की रिकॉर्डिंग्स थी।
फिर वो एलन से मिलता है और उसे निर्देश देता है कि वो कार ढूंढे जिससे डेल लेसी उसे 30 साल पहले जेल लाया था। बूढ़ा आदमी बच्चे को बताता है कि वो कार तो काफी पहले कबाड़ खाने में चली गई थी, लेकिन बच्चे को कोई दिक्कत नहीं लगती और वो एलन से मांग करता है कि वो कोई ना कोई तरीका निकालकर उसे कार वापस लाए। घर के अंदर बच्चा ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो इस जगह का मालिक हो। वो डी का सूट पहनता है और अपनी म्यूजिक चालू कर देता है। जब रूथ घर वापस आती है और अजनबी को देखती है तो उसे उल्टी फीलिंग आती है। वो औरत अपने बेटे से जोर देती है कि सूट यहाँ नहीं होना चाहिए, उसका पति उसी में दफनाया गया था। हालात बिगड़ते देख हेनरी तय करता है कि उस मेहमान से छुटकारा पाया जाए। वो उसे एक साइकियाट्रिक क्लिनिक ले जाता है और देखभाल करने वाले स्टाफ के हवाले कर देता है। लेकिन अगले दिन बच्चा वापस ड्वेयर के घर लौट आता है। एलन अपने पुराने दोस्त की कार ढूंढता है और ड्राइवर को मनाता है कि वो उसे टूटी फूटी गाड़ी दे दे। ये खबर लेकर वो वापस लौटता है बच्चे के पास, लेकिन वो जवान लड़का दरवाजे पर गंभीर चोट के साथ खड़ा था और लगता था कि अब उसे रूथ को बचाने की कोई इच्छा नहीं रही। बूढ़ा आदमी जल्दी से घर के अंदर गया ताकि महिला को ढूंढ सके और पता लगा सके कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने बिखरी हुई चीजें और लाल दाग देखे, लेकिन रूथ कहीं नहीं मिली। उसी वक्त रूथ खामोशी से बाड़ में छिपी हुई थी और अपनी बंदूक भर रही थी। उसकी नसें तनी हुई थीं। जब बच्चा वापस घर आया तो रूथ ने सोचा कि उसने अपने दिवंगत पति को उसमें देखा। एक खबर में आग लगने की सूचना थी। मनोचिकित्सा क्लिनिक ने उस महिला को हकीकत में वापस ला दिया और उसे एहसास हुआ कि मेहमान उसके परिवार के लिए गंभीर खतरा था। उसने अपने पति की छुपी हुई जगह से बंदूक निकाली, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं थी। वो अजीब लड़का रूथ की सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। उसने सिर्फ एक महंगे सूट ही नहीं पहना था, बल्कि वो मृतक आदमी की तरह व्यवहार करने लगा था। उस बच्चे को वो सब कुछ पता था जो केवल परिवार के मुखिया को पता होता। उसने रूथ को नाचने के लिए बुलाया और उसके सारे सवालों के जवाब दिए, ये साबित करते हुए कि वो पहली बार घर में नहीं था। रूथ ने उसने उस अजनबी के साथ मिलकर खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी घबराहट देख ली और उसे एक दवा देने की पेशकश की। लेकिन वो औरत बच्चे को धोखा देने में कामयाब हो गई और उससे बचकर गोला बारूद ढूंढने चली गई ताकि खुद की रक्षा कर सके। आखिरकार उसकी याददाश्त रूथ की मदद करती है कि वो छुपाए गए गोला बारूद का पता लगा सके। वो उन्हें खलिहान में छिपाती है, बंदूक भरती है और सांस रोककर इंतजार करती है। जब कदमों की आवाज़ खतरनाक करीब आती है तो वो ट्रिगर दबाती है और सुनती है कि कोई जमीन पर गिरा है। लेकिन जब वो देखने में कामयाब होती है तो पता चलता है कि वहाँ वो अजनबी नहीं, एलन पड़ा है। उसके नए मेहमानों के कैसल रॉक में आने से पहले ही फर्श पर एक शव पड़ा था। एक जोड़ा डेल लेसी का घर खरीदता है और वहाँ बेसमेंट में एक होटल खोलने की योजना करता है। वहाँ उन्हें सैकड़ों पेंटिंग्स मिलती हैं जो पिछले मालिक ने बनाई थीं, और हर कैनवस पर जोड़े को एक ही चेहरा नजर आता है, वो बच्चे का चेहरा। सारी पेंटिंग्स घर की दीवारों पर लग जाती हैं और जोड़ा होटल की तैयारी में लग जाता है। किस्मत उनके साथ थी। उसी दिन पहले मेहमान आए जिससे होटल की सफलता की उम्मीद जग गई, लेकिन मालिक गॉर्डन ने इस मौके को मनाने के लिए एक अजीब तरीका चुना। उसने मेहमानों को बेरहमी से मार डाला। घर लौटते वक्त हेनरी फिर से उस बच्चे को वहीं पाता है। मेहमान वकील को लेकर जाता है और उसे एलन का शव दिखाता है जो अभी भी खलिहान की जमीन पर पड़ा है। बच्चा हेनरी से कहता है कि वो उसका 27 साल से इंतजार कर रहा था और अब उन्हें जंगल में जाना होगा। लेकिन वहां पहुंची पुलिस के अपने ही प्लान लगते हैं और वो अजीब बच्चा भाग जाता है, जिससे हेनरी को अकेले ही सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी रात हेनरी ने डेल लेसी के घर में घुसने का फैसला किया। आखिरकार अपने रहस्यमयी बंदी के बारे में जानकारी पाने के लिए वो आदमी बेसमेंट से अंदर जाता है और ऊपर लिविंग रूम में पहुंचता है जो उस रहस्यमयी लड़के के पोर्ट्रेट से भरा होता है। ये नज़ारा हेनरी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक पेंटिंग खास तौर पर उसकी नज़रों में आती है। उसमें वकील उस बच्चे को उसी पोज और कपड़ों में देखता है जिसमें हेनरी खुद अपने गायब होने के वक्त फ्लायर पर था। घर के मालिक अपनी गैलरी में घुसे अनजान व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और आदत से उसे भगा देने की कोशिश करते हैं। उससे लेकिन हेनरी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जहां जैकी टॉरेन उसकी मदद को आती है। जैसे उसकी मशहूर चाचा, लड़की कुल्हाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। अपने दोस्तों के साथ क्या हो रहा है उसे पता भी नहीं है। मॉली घर लौटती है। सीढ़ियों पर उसे वो बच्चा मिलता है और वो बताता है कि सिर्फ वो अकेले ही उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानती है। मॉली समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी वो मेहमान के पीछे ऊपर की मंजिल पर जाती है और उसे सुनने के लिए राजी हो जाती है। बच्चा लड़की के कमरे और उसके बचपन का पूरा ब्यौरा देता है। वो कुछ भी छुपाता नहीं है, उसे ये सब पता था। लड़का अपने दोस्त को बार बार बताता रहता है कि वो वहीं था जब उसकी जिंदगी खत्म हुई थी, एक दूसरी हकीकत में। वही बच्चा जो कि हेनरी डवर भी है, निवेशकों के सामने अपने नए और इनोवेटिव दवा को पेश करता है जो उसने अपनी मां के अल्जाइमर का इलाज करने के लिए बनाई है। तभी उसे बुरी खबर मिलती है कि उसके पिताजी के साथ कुछ भयानक हुआ है और हेनरी को कैसल रॉक लौटना होगा। ये शहर और डवर का घर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वर्तमान हेनरी डवर के लौटे हुए हैं, लेकिन इस हेनरी की जिंदगी में बहुत कुछ अलग है। इस दुनिया में फ़र्क है। मॉली हेनरी की सबसे अच्छी दोस्त भी है और दोनों ने एक बार में शाम बिताई। लड़का बताता है कि उसकी माँ अब पूर्व शेरिफ एलन पैंगबॉन के साथ रहती है, जिसे उसने कई साल पहले छोड़ दिया था।
रात को घर में बिजली चली जाती है और हेनरी को ब्रेकर ढूंढने के लिए तहखाने में जाना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ साथ उसे कुछ और भी मिलता है, एक पिंजरा जिसमें एक किशोर बंद है जो गायब हो चुका था। हेनरी ने पुलिस और सोशल सर्विसेज को इस बात की सूचना दी और वे मौके पर पहुंचते हैं। जांच की गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा सिवाय उस जवान मकान मालिक के नाम के जो उसके पिता के टेप्स में था। हेनरी को एक टेप मिला जिसमें डवर सीनियर ने बताया कि कैसे एक किशोर लड़का उनके दरवाजे पर आया और दावा किया कि वो उनका दत्तक पुत्र है और उसका नाम हेनरी डवर है। उस आदमी ने सोचा कि शैतान ने लड़के को भेजा है, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से कहा था कि रूथ ने जो उसका बेटा छीन लिया था उसे वापस लाया जाए और बेटे को बुराई से बचाया जाए। डवर सीनियर ने उस किशोर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कई सालों तक वहीं रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। हेनरी ने मॉली के लिए टेप चलाया लेकिन लड़की को यकीन था कि ये सब बूढ़े आदमी की बीमार कल्पना का नतीजा है। दोनों ने फैसला किया कि वो लड़के से मिलेंगे और उसकी कहानी सुनेंगे। लेकिन आश्रय स्थल में आग लग गई और वो टीनेजर स्टेशन ले जाया गया। मॉली और हेनरी उस लड़के से मिले लेकिन वो अजीब व्यवहार करता रहा। उसने जोर देकर कहा कि उसका नाम हेनरी डवर है और उन्हें तुरंत जंगल जाना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। पुलिस ने लड़के को मॉली के हवाले करने की मंजूरी दे दी, लेकिन उन्होंने अफसर जैसी उन्हें एस्कॉर्ट करने वाला था। लेकिन मॉली किसी तरह काफिले से बच निकलती है और लड़के को लेकर ट्रेन के सामने से दौड़ती हुई जंगल की ओर चली जाती है ताकि उसकी उपस्थिति के पीछे की सच्चाई पता लगा सके। किशोर बिना कोई वजह बताए जंगल के अंदर और गहराई में भागता है। हेनरी और मॉली उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन लड़का अचानक रुक जाता है, जैसे वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हो। मॉली उसकी सोच पढ़ने में सफल हो जाती है और वो देख पाती है जो युवा हेनरी देख रहा है। लेकिन इसी बीच अफसर जैसी उनके पीछे आ जाता है। लड़का और आगे भाग जाता है। जंगल में मॉली, जैसी और हेनरी उसकी पकड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त ऑफिसर की बंदूक गलती से चल जाती है और मॉली जमीन पर गिर जाती है। अपनी आंखें बंद करते हुए मॉली अपने दोस्त से मदद मांगती है ताकि वो किशोर की मदद कर सके। फिर कुछ अजीब होता है। हेनरी उन लोगों को देखता है जो इस जंगल में अलग अलग दौर में अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो खुद को उसी जगह अकेले पाता है, लेकिन अब चारों तरफ सर्दी का मौसम है और बर्फ जमी हुई है। वो बेहतर नज़ारा पाने के लिए चट्टान की ओर दौड़ता है और वहां शेरिफ एलन को देखता है। पैंगबॉर्न ने लड़के को ढूंढा और उसे हेनरी कहा। जब लड़का अपनी कहानी खत्म करता है तो वो मानता है कि उसने कई दिनों तक अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। डेल लेसी उसे जंगल में मिला और लड़का अगले 30 साल शाशांक के तहखाने में बिताता रहा। उसे पिंजरे में बंद करके डेल लेसी ने 30 साल उच्च शक्तियों के आदेशों का इंतजार किया। एक बार उसने लड़के की तकलीफ खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। अब लड़का मॉली से मदद मांगता है। वो कहता है उन्हें हेनरी को मनाना होगा कि वो जंगल में जाकर दुनियाओं के बीच का रास्ता ढूंढे ताकि सब कुछ अपनी असली स्थिति में वापस रखा जा सके। मॉली अगले दिन ये बात अपने दोस्त को बताती है। इस बीच बच्चा शहर के कब्रिस्तान में सीनियर डेवर की कब्र पर जाता है। हेनरी मॉली से वादा करता है कि वो बाद में जंगल की कहानी पर बात करेंगे और फिर वो अपने बेटे को लेने स्टेशन की तरफ बढ़ता है। लेकिन पुलिस होटल में हुए घटना के चलते वकील को रोक लेती है। तरीसा पोर्टर वार्डन मॉली के स्टूडियो पर आती है और लड़की को एक छोटा सा पुतला देती है जो अचानक दिखाई दिया था उसके घर में, जो एक रहस्यमयी कैदी से चेतावनी का काम करता था। तरीसा गलत नहीं थी। जैसे ही वो दरवाजे से दूर जाती है उसे एक जेल बस टकराती है। मॉली की राह पर चलते हुए पुलिस बच्चे को पकड़ लेती है और उसे भी थाने ले जाती है, लेकिन लड़का वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। पहले वो स्थिति को ऐसे मोड़ता है कि वो हेनरी और एक ही सेल में बंद हो जाए और बाद में वो कैदियों को दंगा करने और सभी गार्डों को खत्म करने के लिए उकसाता है। दोनों आदमी खाली विभाग से गुजरते हैं जहां कोई स्टाफ मेंबर जिंदा नहीं बचा है। वो लड़का हेनरी से जंगल में साथ चलने को कहता है, लेकिन जब वे सहमति नहीं बना पाते तो वो बंदूक उठाकर वकील को मजबूर करता है। लड़का और उसका बंदी एक पहचानी जगह पर पहुंचते हैं और हेनरी को वो दिन याद आता है जब उसने अपने पिता को चट्टान से धक्का दिया था। उसने वो जानबूझकर किया था ताकि खुद को और अपनी माँ को उस पागल तानाशाह से बचा सके। जब लड़का एक पल के लिए ध्यान भटकाता है, हेनरी हमला करता है और उससे बंदूक छीन लेता है। पहली बार जब वे मिले थे तब से लड़के का मासूम चेहरा एक डरावनी भयानक मुद्रा में बदल जाता है और हेनरी समझ जाता है डेल लेसी जो उसके सामने खड़ा था सच में असली शैतान था। 1 साल बाद हेनरी डवर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है, लेकिन अब वो कंडेम्ड का बचाव नहीं करता। इसके बजाय वो जमीन के मसलों से निपटता है। वो कैसल रॉक में अपने माता पिता के घर रहता है, हर शाम अपनी माँ और एलन की कब्र पर जाता है और एक और गुप्त जगह भी। हेनरी चोरी छिपे पुराने शाशांक जेल में जाता है, कुएं के नीचे उतरता है और अपने कैदी को खाना खिलाता है। अपने पूर्ववर्ती की तरह वो पिंजरे के पास नहीं रुकता सुनने के लिए बच्चे की बातें, क्योंकि हेनरी अभी भी पक्का नहीं है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। 400 साल पहले एक जंगल में कुछ फ्रेंच बसने वाले एक गांव बसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आसान नहीं था। लोग भूख से मर रहे थे और उम्मीद कम हो रही थी।
नेता की बेटी अमाते एक विद्रोह कराने की कोशिश करती है, लेकिन इसके लिए उसे और उसके मंगेतर मार्स्टन को गांव से निकाल दिया जाता है। ये जोड़ा जंगल में भटकता है जैसे उनकी मौत तय हो गई हो, लेकिन एक रहस्यमयी आवाज सुनकर अमाते उठती है और उसका पीछा करती है। वहीं खड़ी चट्टान के किनारे लड़की एक फरिश्ते को देखती है जो उसे एक नई राह दिखाता है। फिर वो वापस गांव आती है और सबको अपने फरिश्ते से मुलाकात के बारे में बताती है। उसकी बातों के सबूत के तौर पर एक चमत्कार होता है। पहले सूखी पड़ी जमीन पर फसलें उगाती है जो पूरे शहर को खिला सकती है। लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने उनकी जान बचाई, और उनकी नजरों में वो एक संत बन जाती है। लेकिन गांव का बुजुर्ग इस अफरा तफरी को रोकने की कोशिश करता है, ये मानकर कि इसमें जादू टोना है। पर भूख से तड़प रहे लोग उसकी नहीं सुनते। वे एक नए पैगंबर को चुनते हैं। इंसानी पहचान अब काफी नहीं रही। एएमडी ने अपने निर्वासन के लिए जिम्मेदार हर किसी की कुर्बानी दी। इसके बाद उसने लोगों से कहा कि वो फरिश्ते की आवाज बनेगी और उन्हें उसकी बात हमेशा फैलानी होगी। लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। हर दिन वो फरिश्ते से नई हिदायतों का इंतजार करती थी ताकि पता चले अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस कुर्बानी की फरिश्ते ने मांग की थी वो बहुत क्रूर थी। जब फरिश्ते ने देखा कि एएमडी उसकी ताकत पर शक करने लगी है, तो उसने अपने नौकरों को भेजा। एक लकड़ी की मूर्ति से एक बड़ी तितलियों की टोलियां निकलकर गांव वालों में बस गईं। इससे सारे शक खत्म हो गए। लोगों ने कहा कि एएमडी ने बताया कि फरिश्ते ने उन्हें एक अहम मिशन दिया है, जिसमें उन्हें तब तक सोते रहना है जब तक सही वक्त ना आ जाए, और फिर उठकर दुनिया को जीतना है। इसके बाद से बस्ती में काम जोर शोर से चलने लगा। जब सब तैयार हो गया तो समुदाय एक भूमिगत सुरंग में उतर गया ताकि फरिश्ते की मर्ज पूरी हो सके। एएमडी ने खुद हर गांव वाले की जान ली और उनके शवों को ध्यान से लकड़ी के बक्सों में रखा। उसने लोगों को भरोसा दिलाया कि 400 साल बाद फरिश्ता उन्हें फिर से जिंदा करेगा और वो दुनिया को गुलाम बना देंगे। जब सिर्फ एएमडी और मार्स्टेन बचे थे, तब पैगंबर ने अपनी मंगेतर को नियम याद दिलाए। 400 साल बाद उसे सबसे पहले पुनर्जीवित किया जाएगा और उसे दूसरों को जगाना होगा। लेकिन उससे पहले उस आदमी को नए शरीर ढूंढने होंगे जिनमें मरे हुए गांव वालों की आत्माएं स्थानांतरित की जा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, उसे वो फरिश्ता ढूंढना होगा जो उन्हें नेतृत्व करेगा। कैसल रॉक की सड़कों में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है जो शहर की 400वीं सालगिरह मना रहा होता है। स्थानीय पादरी उस जश्न को मंच पर मुख्य उपहार के तौर पर एक फरिश्ते की मूर्ति निवासियों को दिखाई जाती है। जैसे ही मूर्ति से पर्दा हटता है, भीड़ चुप हो जाती है। लकड़ी की मूर्ति की नज़र उन्हें एक तरह की सम्मोहित कर देती है, जैसे 400 साल पहले एएमडी को हुआ था, जब फरिश्ता अपनी हुड हटाकर अपना चेहरा दिखाता है। किसने सोचा होगा कि उस हुड के नीचे शॉशैंक का कैदी बच्चा होगा। लोग पूरे टाउन में मूर्ति का पीछा करते हैं, अपने आसपास कुछ भी ध्यान में नहीं आता। एस मेरिल, मार्स्टेन की आत्मा का एक पात्र, एएमडी की कब्र के पास घुटने टेककर वो उसे जल्दी जागने का वादा करता है। उसने पहले ही एक शरीर ढूंढ लिया है जिसमें वो वापस आने के बाद रह सकेगी। पैगंबर का शरीर होगी जॉय, एक किशोरी लड़की। वो जुलूस में शामिल हो जाती है, सबके पीछे एंजल की मूर्ति के पीछे चलती है ताकि रिवाज पूरा हो सके। लड़की को समारोह के लिए तैयार किया जाता है, जिसके बाद एएमडी की आत्मा उसके शरीर में बस जाएगी। मारोन सभा को इकट्ठा करता है और उन्हें याद दिलाता है कि पैगंबर के पुनरुत्थान के बाद उनके पास दुनिया पर असीमित ताकत होगी जो ज़ॉम्बी जैसी होगी। शहर के लोग भी मूर्ति पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, जबकि पुनर्जीवित लोग अपने नेता के लिए वेदी तैयार करने में लगे हैं। मूर्ति के जादुई प्रभाव से अप्रभावित एक छोटा समूह जाग उठा है और वे तबाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भूमिगत सुरंगों का नक्शा देखकर योजना बनाई है कि वे समारोह को बर्बाद करने के लिए सब कुछ उड़ाएंगे। लेकिन स्वर्गदूत पहले ही कैसल रॉक के दरवाजे पर खड़े हैं, अपने नौकरों का इंतजार कर रहे हैं ताकि शहर पर कब्जा कर सकें और बुराई फैलाएं। सैबेटर ने विस्फोटक फोड़ दिए और पूरा शहर हिल उठा। दूसरे धमाके के साथ फरिश्ते की मूर्ति जमीन पर गिरकर तुड़-तुड़ हो गई। भीड़ होश में आई, सोचने लगे कि वे इस अजीब जगह पर कैसे पहुंच गए। घबराहट फैल गई। इस हंगामे का फायदा उठाते हुए जॉय ने रिचुअल ब्लेड का इस्तेमाल किया, मार्स्टेन को मार डाला और अजीब घर से भाग निकली। फरिश्ता चट्टान से देख रहा था कि उसके सारे प्लान ध्वस्त हो रहे हैं। एक और हार को स्वीकार करते हुए बच्चा हवा में विलीन हो गया। शहर में ताज़ा नोटिस लगाए गए कि हेनरी डीवर फिर से लापता हो गया है।